हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का अनुप्रयोग नहीं है। तो सबसे पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के जो रिलेशंस बताता है। जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट के टोटल को कहते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को घटा देते हैं तो वो होता है। अब पूछा है कि वर्किंग कैपिटल का प्रयोग क्या नहीं है। तो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज़ किया जाता है। करंट लायबिलिटी हो जाए चाहे करंट एसेट हो जाए। करंट ऑब्लिगेशंस यानी कि जो वर्तमान के दायित्व हैं उनके भुगतान करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कंपनी का जो सामान्य कार्य है उसके जो भी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं उसके खर्चे के लिए ये करते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर टू एक्वायर कैपिटल, पूंजी को प्राप्त करने के लिए व्यय कैपिटल वर्किंग कैपिटल से नहीं होता है। ये सब किस में चला जाता है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का होता है ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कार्यशील पूंजी के प्रबंधन में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड इन द टोटल एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज। सकल कार्यशील पूंजी एक उद्यम की कुल संपत्तियों में निवेशित पूंजी को संदर्भित करता है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? अभी मैंने बताया आपको कि टोटल ऑफ करेंट एसेट, न कि टोटल एसेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। बी है, एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट डिसएडवांटेजेस फॉर एन एंटरप्राइज। किसी भी कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी की अधिकता या उसकी कमी उसके लिए नुकसानदेह नहीं होती है। ये भी गलत है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल कम हो गया तो डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा। ज़्यादा हो गया तो बिना मतलब का कैश इधर उधर होगा और उसकी वजह से फ्रॉड भी होते हैं, करप्शन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है, नेट वर्किंग कैपिटल इज द सम ऑफ ऑल करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल मैंने अभी आपको बताया कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ना कि टोटल ऑफ करंट एसेट। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे यही पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। असर्शन है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। कार्यशील पूंजी प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? कि जो भी चालू दायित्व हैं और चालू संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन करना। ये सही है। रीज़न क्या बोला है कि बट द मेजर थ्रस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट बिकॉज करंट लायबिलिटीज अराइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट एसेट। लेकिन मैनेजमेंट मेन किसका रहता है? करंट एसेट का, क्योंकि करंट एसेट की वजह से ही करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये रीज़न भी इसका सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड रीज़न आर करेक्ट। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। असर्शन क्या बोल रहा था? करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करना क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मेन फोकस किस पे रहता है? करंट एसेट पे, क्योंकि करंट एसेट की वजह से ही करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट। किसी भी कंपनी के कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को कौन प्रभावित करता है? नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, ज़्यादा कैश उसको रिक्वायर होता है या कम कैश की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ज़्यादा का होगा तो करंट एसेट ज़्यादा चाहिए होंगे, अगर कम का है तो करंट एसेट उसको कम चाहिए होंगे, तो रिक्वायरमेंट अफेक्ट होगा। क्रेडिट पॉलिसी यानी कि कंपनी ऋण में ज़्यादा काम करती है या डायरेक्ट उसको पेमेंट पे काम करती है, तो ये भी इसको अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए ऋण वो ज़्यादा देती है तो उसको कैश की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि करंट एसेट ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर नहीं इस पे काम करती है तो करंट एसेट कम चाहिए होंगे, लायबिलिटीज़ भी उसकी उतनी नहीं बनेगी। तो ये भी सही है। प्रोडक्शन पॉलिसी यानी कि उत्पादन की उसकी नीति कैसी है, वो तुरंत रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है, कुछ समय लेती है, या फिर लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत लंबा समय लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने में और फिनिश्ड गुड को आपके कैश में कन्वर्ट होने में। तो ये तीनों अफेक्ट करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कंपनी को ज़्यादा चाहिए होगा कि कम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 105 है, असर्शन और रीज़न इसमें भी दिया हुआ है। असर्शन बोला है, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। कार्यशील पूंजी सकल कार्यशील पूंजी को संदर्भित करती है और वर्तमान संपत्तियों में निवेशित धन को प्रतिनिधित्व करती है।
सही है कि करंट जो वर्किंग कैपिटल होते हैं वो मेन फोकस उनका किस पे रहता है, करंट एसेट पे रहता है। करंट एसेट पे टोटल कितना इन्वेस्ट किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। रीज़न क्या है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वर्तमान संपत्तियां या चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में थोड़े समय के भीतर ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। करंट एसेट का डेफिनेशन ही यही होता है कि उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी का स्रोत क्या है, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना या अग्रिम लेना, ट्रेड क्रेडिट चाहे वो डेबिट हो गया चाहे क्रेडिट हो गया, ये दोनों, इंडिजीनियस बैंकर यानी कि स्वदेशी बैंकर, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। जहाँ से भी करंट एसेट या फिर करंट लायबिलिटी उत्पन्न होते हैं वो सब क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल के पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ लेवरेज ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार लिवरेज की मात्रा में वृद्धि का फर्म के मूल्यांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये मान के चलता है कि जब हम लोग लिवरेज की मात्रा को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले फर्म का वैल्यूएशन बढ़ता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। लिवरेज का मतलब क्या है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग को अपनी कंपनी में लगाते हैं, यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आपकी कंपनी में ज़्यादा है और इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आपका लिवरेज बताता है। तो ये कहता है कि एक फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप बढ़ाते हैं अपनी कंपनी में, यानी कि प्रॉफिट पे इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ऑल लिस्टेड एंड ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ आर वैल्यूड एट। जितनी भी सूचीबद्ध शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, प्रतिभूतियां हैं, उनका मूल्यांकन किस पे किया जाता है, तो क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे किया जाता है, यानी कि जब मार्केट बंद हो रहा होता है उस समय पे बाजार की कीमत कितनी है उसके आधार पर। क्वेश्चन नंबर 109 है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लोग शॉर्ट में ARR भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपके ARR करके दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन, प्रतिलाभ की लेखांकन दर किस पर आधारित होती है, तो ये आधारित होती है एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी कि औसतन कितनी प्रत्याशित लाभ है कंपनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, MM मॉडल, इसको हम लोग मोदिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी यूजेज आर्बिट्रेज बिटवीन, लाभांश अप्रासंगिकता का MM मॉडल आर्बिट्रेज का प्रयोग किसके बीच में करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, MM मॉडल कौन सी थ्योरी दिए हैं, इररिलेवेंस थ्योरी दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि लाभांश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किस पे, वैल्यू ऑफ फर्म पे, यानी कि कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा डिविडेंड बांट दे चाहे कम बांटे, उसका कोई भी प्रभाव कंपनी के मूल्य पर नहीं पड़ने वाला है। दूसरा इसमें वर्ड है एक आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, खरीद और बिक्री। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि एक मार्केट से कोई सामान खरीदना, दूसरे मार्केट में उसको बेचना, कम कीमत पे खरीदना, ज़्यादा कीमत पे बेचना। तो ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि MM मॉडल में आर्बिट्रेज का प्रयोग किसके बीच में होता है, तो डिविडेंड एंड कैपिटल इशू के बीच में, लाभांश और पूंजी निर्गमन के बीच में आर्बिट्रेज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, डैश रिफर्स टू द प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट। किस कीमत को प्रदर्शित करता है जिस पर किसी भी संपत्ति को बाजार में बेचा जा सकता है, तो ये होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी एसेट की मार्केट प्राइस को बताता है कि मार्केट में उसे कितने पे हम लोग बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, डैश मीन्स द एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट सेलिंग और लिक्विडेटिंग एन एसेट और सब्सिडरी। किसका अर्थ किसी संगठन या सरकार द्वारा किसी संपत्ति या सहायक कंपनी को बेचने या परिसमापन से है। तो इसका मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी में पैसा लगाया गया था, उसको बेचने का मतलब क्या है कि वहाँ से पैसा वापस ले लिया गया है। तो निवेश किया है, जब पैसा लगाया है वहाँ से वापस ले लिया निवेश को, तो उसे हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है, डैश लीज एंड द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। डैश पट्टेदाता और उपकरण के मालिक दो अलग अलग संस्थाएं हैं। तो डायरेक्ट लीज में ये चीज़ें होती हैं जिससे जो प्रत्यक्ष लीज लिए जाते हैं उसमें लेजी और द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट दो डिफरेंट एंटिटीज़ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 114 है, डैश इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन इंडिया। भारत में कार्यशील पूंजी वित्त का प्राथमिक संस्थान क्या है? तो ये है बैंक से क्रेडिट लेना, बैंक से उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 115 है, डैश इन्वॉल्व्स मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ अ फर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के विभिन्न जो भी देश हैं उनसे संबंधित कंपनियों का विलय या अधिग्रहण क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके अलग अलग फर्म्स हैं उनका मर्जर, एक दूसरे के साथ विलय करना, या फिर एक फर्म दूसरे फर्म को जब एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, तो उसे हम लोग क्रॉस बॉर्डर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, डैश इज अ एंटिटी फॉर्म्ड बाय टू और मोर कंपनीज टू अंडरटेक फाइनेंशियल एक्टिविटी टुगेदर। दो या दो से अधिक कंपनियों द्वारा एक साथ वित्तीय गतिविधियां करने के लिए एक गठन बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट वेंचर। इसका एग्जांपल हीरो एंड होंडा। हीरो अपने देश की कंपनी और होंडा जापानीज़ कंपनी दोनों मिल करके एक वित्तीय गतिविधि करते, फाइनेंशियल एक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीजी अ लीज इज अ। पट्टेदार के दृष्टिकोण से पट्टा क्या होता है? तो ये फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, यानी कि वित्तीय निर्णय। क्वेश्चन नंबर 118 है, ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इसको बोलते हैं, इज इक्वल टू डैश माइनस इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 119 है, सेल एंड लीज बैक एंड डैश आर टाइप्स ऑफ फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के कौन कौन से प्रकार हैं? सेल एंड लीज बैक एंड लिवरेज लीज। क्वेश्चन नंबर 120 है, डैश वैल्यू इज यूज्ड व्हेन एन इन्वेस्टर वांट्स ट्रू और रियल वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल्स विदाउट कंसिडरिंग द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ इन द मार्केट। डैश वैल्यू का उपयोग तब किया जाता है जब एक निवेशक बाजार में प्रचलित कीमत पर विचार किए बिना मूल सिद्धांतों के विश्लेषण के आधार पर सही या वास्तविक मूल्य जानना चाहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतरिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 121 है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू डैश टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितना भी प्रॉफिट होगा आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ शेयर से। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्याज जितना देना है वो दे दिया, कर जितना देना है वो दे दिया, जो भी प्रॉफिट उसके बाद बचता है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो उससे क्या आ जाएगा कि एक शेयर पर कितना रुपया कमाया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि कितना रुपया डिविडेंड बांटा है और कितना रुपया कमाया है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो, यानी कि कितना रुपया आपने डिविडेंड दिया है। क्वेश्चन नंबर 123 है, इफ़ देयर इज़ नो इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ पीरियड देन द मनी कैश फ्लो वुड बी इक्वल टू। यदि किसी भी अवधि के दौरान मुद्रास्फीति नहीं होती है तो मनी कैश फ्लो किसके बराबर होगा? रियल कैश फ्लो के बराबर होगा, यानी कि वास्तव में जितना नकदी प्रवाह हो रहा है, चाहे वो आगम है चाहे वो बहिर्गमन है, तो वो उसके बराबर ही होगा, वास्तविक होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, द रियल कैश फ्लो मस्ट बी डिस्काउंटेड टू गेट द प्रेजेंट वैल्यू एट अ रेट इक्वल टू। वास्तविक नकदी प्रवाह को निम्न के बराबर दर पर वर्तमान मूल्य में प्राप्त करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। तो रियल डिस्काउंट रेट जब निकालते हैं तो इसके लिए कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ्स कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। विभिन्न आर्थिक जीवन वाली दो परस्पर अनन्य परियोजनाओं की तुलना किसके आधार पर की जा सकती है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर दोनों की इकोनॉमिक लाइफ यानी कि जितने साल तक वो चलने वाले हैं, जहाँ से वो पैसा देने वाले हैं, वो अगर डिफरेंट है तो किस बेस पर हम लोग उसका कंपेरिजन कर सकते हैं? इक्विवेलेंट इक्विटी वैल्यू यानी कि समतुल्य वार्षिकी मूल्य के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 126 है, रिस्क इन कैपिटल बजटिंग इम्प्लाइज दैट द डिसीजन मेकर नोज डैश ऑफ द कैश फ्लोज। कैपिटल बजटिंग में जोखिम का अर्थ है निर्णय लेने वाले नकदी प्रवाह के बारे में पता करना, तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 है, इन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच एडजस्टेड कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड। निश्चितता समतुल्य दृष्टिकोण में समायोजित नकदी प्रवाह पर छूट दी जाती है, तो रिस्क फ्री रेट पर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 है, रिस्क इन कैपिटल बजटिंग इज सेम एज। पूंजीगत
पूंजीगत बजट में जोखिम किसके समान होता है? तो वेरिएबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज, ऑप्शन नंबर डी। नगदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर इन कैपिटल बजटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजटिंग में जोखिम का कारक है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, यानी कि उद्योग से संबंधित जो भी विशिष्ट जोखिम है, कंपटीशन रिस्क होता है, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 130 है, इन रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट मेथड द नॉर्मल रेट ऑफ डिस्काउंट इज? जोखिम समायोजित छूट दर पर छूट की सामान्य दरें क्या होती है? तो वो इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, इन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड विच वन इज एडजस्टेड? जोखिम समायोजित छूट दर पद्धति में किसे समायोजित किया जाता है? तो रेट ऑफ डिस्काउंट के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 132 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू? पूंजी की लागत से क्या तात्पर्य है? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जितना आप पूंजी लगा रहे हैं कम से कम आपको उतना अर्जित करना है, ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 133 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ फंड्स हैज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? निम्न में से किस फंड के स्रोत में पूंजी की अंतर्निहित लागत होती है? अंतर्निहित लागत होने का मतलब क्या है? जिसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं करने वाले हैं और वो किसी बाहरी पक्षकार को नहीं दिया जाएगा। इक्विटी भी दिया जाता है, प्रेफरेंस भी दिया जाता है, डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी किसी बाहरी पक्षकार को दिया जाता है, लेकिन जो रिटेन्ड अर्निंग होती है, प्रतिधारित आय होती है, वो कंपनी का ही पैसा होता है, प्रॉफिट से वो कुछ बचा करके रखी रहती है, तो वो एक तरीके की इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? निम्नलिखित में से किसकी पूंजी की लागत उच्चतम होती है? तो इक्विटी वाले पे। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो इक्विटी पे जो पैसे लगते हैं उस पर ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अब अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस पर सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑल्सो नोन है? सरकारी प्रतिभूतियों के लिए पूंजी की लागत को किस रूप में जाना जाता है? तो ये रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि बिना किसी रिस्क के। क्वेश्चन नंबर 136 है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज जनरली डिनोटेड एज? पूंजी की भारित औसत लागत को आमतौर पर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसे हम लोग K0 के नाम से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टैक्स एडजस्टमेंट? पूंजी में से किस लागत पर कर का समायोजन करने की आवश्यकता होती है? इक्विटी, प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग, इन तीनों पे क्या होता है कि जब सब कुछ दे दिया जाता है, इंटरेस्ट दे दिया जाता है, टैक्स दे दिया जाता है, उसके बाद इसका कैलकुलेशन किया जाता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर होते हैं वो टैक्स के पहले रहता है। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में निकाला जाता है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, तो उस समय पे टैक्स एडजस्टमेंट करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, ऑपरेटिंग लेवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ? ऑपरेटिंग लेवरेज किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन पे जो निश्चित लागत लगती है उसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। क्वेश्चन नंबर 139 है, फाइनेंशियल लेवरेज अराइजेज बिकॉज ऑफ? वित्तीय उत्तोलन किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से। जैसे सेल्स है, सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आता है? सी आता है। और C/EBIT किसका फॉर्मूला है? ऑपरेटिंग लेवरेज का। EBIT कैसे आता है? C में से हम लोग जब फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जितना अधिक ये रहेगा उतना ही आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कम आएगा। तो वो किससे प्रभावित हुआ? आपका फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। और जब फाइनेंशियल लेवरेज की हम लोग बात करते हैं तो इसके नीचे EBIT में इंटरेस्ट को जब घटा दिया जाता है तो EBT आता है। तो EBIT डिवाइडेड बाई EBT क्या होता है? फाइनेंशियल लेवरेज होता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से क्या प्रभावित होता है? आपका वित्तीय उत्तोलन। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैलकुलेटेड एज? ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो EBIT डिवाइडेड बाई EBT या PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म्स? कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए अच्छा होता है? तो हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और लो फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा रहना चाहिए कंपनी का और फाइनेंशियल लेवरेज कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, कंबाइंड लेवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन? संयुक्त उत्तोलन किसके बीच में संबंध को मापन करता है? तो ये होता है सेल्स डिवाइडेड बाई EPS।
और दूसरे शब्दों में हम अगर देखें तो कंबाइंड लेवरेज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? C/EBIT। और फाइनेंशियल लेवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? EBIT डिवाइडेड बाई EBT। ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? C/EBT। तो C/EBT दे दे तो भी वो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 144 है फाइनेंशियल लेवरेज इज़ जीरो इफ़। फाइनेंशियल लेवरेज जीरो कब होगा? अगर EBIT आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले की बेस पे सभी है। क्वेश्चन नंबर 145 है बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाई। व्यावसायिक जोखिम को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑपरेटिंग लेवरेज के माध्यम से माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स रिलेशनशिप बिटवीन। वित्तीय उत्तोलन किसके बीच में संबंध स्थापित करता है? तो EBIT और EPS या EBT। क्वेश्चन नंबर 147 है ऑपरेटिंग लेवरेज वर्क्स व्हेन। ऑपरेटिंग लेवरेज कब काम आता है? अगर सेल्स इंक्रीज होती है या सेल्स डिक्रीज होती है, तो दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है इनमें से कौन सा सही है? तो ऑपरेटिंग कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल नहीं होता है, माइनस नहीं होता, मल्टीप्लाइड बाई होता है। या ऑप्शन गलत तरीके से लिख दिया गया है। कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू होगा ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाई फाइनेंशियल लेवरेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बस यहाँ OL नहीं होगा, CL होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यदि उत्पादन की निश्चित लागत फिक्स्ड कॉस्ट शून्य है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो होने की वजह से ना ऑपरेटिंग, ना ही फाइनेंशियल, ना ही कंबाइंड लेवरेज, तीनों में से कोई भी चीज़ ज़ीरो नहीं होगा। आप चाहें तो फॉर्मूले पे पुट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर फर्म में कोई डेट नहीं है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फाइनेंशियल लेवरेज कंपनी का उस समय पे 1 के बराबर होगा। फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट और इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट। तो अगर कोई डेट नहीं है यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो दोनों क्या हो जाएगा? एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।